नाज़रीन, पहले ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ आपको। पहला जो हमारा जवाब बनता है इस ब्रेक के बाद वाले पोर्शन का, वो पिछला सवाल था। पिछला सवाल ये था कि 2005 में वो यहाँ पर आई, आके ओवरस्टे हो गई। ओवरस्टे होने के बाद उन्होंने असाइलम अप्लाई किया 2006 में, और जाके 2009 में अपीलों के बाद, लड़ाने के बाद उनको रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट किया गया। वो रेफ्यूजी स्टेटस 5 साल का मिला, और उसके बाद 2014 में जाके उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, और उसकी बेस पे उनको इंडेफिनिट लीव मिल गई। सो उनको जो पहला स्टेटस मिला, जो रेगुलराइज्ड स्टेटस मिला, वो जाके उनको मिला 2014 में। अब सवाल ये है कि क्या वो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, बिकॉज उन्होंने तो अगर अपने 5 साल काउंट करने हैं तो वो 2009 से अगर वो काउंट कर लेती हैं कि जी 2009 में तो उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, यानी लीगल स्टेटस मिल गया, अब वो चलता रहा, इंडेफिनिट लीव मिले हुए उनको 1 साल भी हो गया, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। ये तो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन 2014 के दिसंबर में जो रूल्स में चेंजेस आई, जो होम ऑफिस ने अपने प्रोसेसिंग में चेंजेस किए, उसके अंदर उन्होंने एक नई चीज़ ऐड कर दी कि अब आप जब अप्लाई करते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए, तो आपके पिछले 10 साल को देखा जाएगा। उन 10 साल का रिकॉर्ड आपका क्या कहता है, कहीं आपने कोई ब्रीच में कुछ काम किया, कहीं आप ओवरस्टे हुए, कोई आपने नाम बदला, कोई आपका क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, कोई ऐसी चीज़, जो कोई ऐसी चीज़ हो सके जो वो कहें कि जी आपकी कैरेक्टर के ऊपर जाती है, उसकी बेस पे वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब इनके केस के अंदर क्या हो रहा है, जो टेक्निकल चीज़ आती है, 2006 में जब इन्होंने असाइलम अप्लाई किया, उस वक्त इनके पास स्टेटस नहीं था। अब आपने असाइलम तो अप्लाई कर दिया, आपको उन्होंने टेम्पररी एडमिशन भी दे दी। क्या वो टेम्पररी एडमिशन आपकी कानूनन लीव कहलाती है? बिकॉज ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर तो इसको टेक्निकली देखा जाए और कहा जाए कि जी आपको टेम्पररी एडमिशन दे दी उन्होंने, आपने असाइलम क्योंकि किया, अब आपका असाइलम उन्होंने जाके सुना और आपको रिफ्यूज़ कर दिया, और इंटरव्यू के बाद रिफ्यूज़ कर दिया, और आप अपील में गई, आपने अपील में जाके केस को जीत लिया। अब जब कोर्ट की तरफ से आपको अपील ग्रांट की जाती है और फिर आपको होम ऑफिस रेफ्यूजी स्टेटस देता है, तो आपका जो 2006 से टाइम है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसको काउंट किया जाए एज लीगल स्टेटस। अब आपका इशू क्या बन रहा है कि आपने अप्लाई किया है 2015 में, आपने पहले अप्लाई कर दिया हुआ है, जब आपके अभी अगर 2006 से भी काउंट किया जाए तो 10 साल नहीं है। पहली सिंपल बात तो ये बनती है कि अगर आपका टाइम देखा जाए, अभी आप कहाँ खड़ी हैं, आपके लास्ट लीगल स्टेटस कब का था, तो 2009 में जाके आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला, तो वहाँ से आपका टाइम शुरू होता है। एक तो ये चीज़ बनती है, जो कि सही है, 100% सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि 2009 में आपको लीगल स्टेटस मिल गया, उसके बाद से आपका टाइम चल रहा है। सो 2009 से लेकर 2019 में आपके 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि 2006 में आपने क्योंकि असाइलम किया था, और असाइलम रिफ्यूज़ होने के बाद आपको अपील में जाके ग्रांट हो गया, तो हो सकता है कि उसको एज लीगल स्टेटस कंसिडर किया जा सके। ये मैं क्यों बार बार कहता हूं हो सकता है, वो इसलिए कि पहले मैंने ये केसेस किए हैं, और ये अभी रिसेंटली नहीं, आज से काफ़ी देर पहले किए हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आपने असाइलम क्लेम किया, आपका असाइलम रिफ्यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया, आप अपीलों में भी जाके अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए, तो आपका लीगल स्टेटस ख़त्म है। लेकिन अगर आपने असाइलम किया और वो थ्रू आउट आपका चलते चलते अपील में जाके आपको ग्रांट कर दिया गया असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस, तो वो सारा टाइम आपका लीगल काउंट हो जाता है। सो मैं इसमें ये आर्ग्यू करूंगा कि 2006 से जो आपका टाइम चल रहा है, जब से आपने असाइलम अप्लाई किया, वो टाइम आपका लीगल काउंट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्या इसके ऊपर मेरे पास कोई कानून है, क्या इसके ऊपर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं देख के बता सकूं कि हाँ ये 100% ऐसे है? अभी मुझे फ़ौरन तो ऐसी कोई चीज़ समझ नहीं आती कि मैं आपको कहाँ पे किस चीज़ का हवाला दूं, क्योंकि ये चीज़, क्योंकि मैं इतने सालों से, इतने 10 साल से ज़्यादा हो गए इमिग्रेशन लॉ में प्रैक्टिस करते, अब तो बल्कि 13 साल हो गए इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस करते हुए, उसके अंदर ये चीज़ मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है। लेकिन अगर कहीं पे रूल्स के अंदर, कहीं गाइडेंस के अंदर उन्होंने इसको चेंज कर दिया हो, तो मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हो सकता है इसको कंसिडर किया जाए एज ए लीगल स्टेटस। सो मैं आपको ये कहूँगा, मुझे सबसे पहला आपका शक क्या है कि आपने जब 2015 में अप्लाई कर दिया, तो जिस डेट को आपने अप्लाई कर दिया, अगर उस डेट से वो पीछे जाके देखते हैं तो 10 साल आपके लीगल नहीं है, सो वो आपको वहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ये दूसरी बात निकालते हैं कि अच्छा अभी आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसको चलने देते हैं, 5-6 महीने हमें और चाहिए, हम उसके बाद डिसाइड करेंगे, उतनी देर में ये 2006 वाला टाइम भी आपका अगर गुजर जाता है, तो इसके ऊपर भी बात बन सकती है। सो मैं आपको अभी सिर्फ सिंपली इतना ही कहूँगा, एप्लीकेशन तो आपने कर दी हुई है, अब आपको उसको इंतज़ार करना है। जब आपको उसका फैसला आता है, अगर आपकी मर्जी का फैसला नहीं आता, तो उसके मुताबिक आगे देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन अभी
ज़्यादा चांसेस मुझे ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ कर देंगे। आई एम सो सॉरी बात आज। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बुखारी साहब, मेरा सवाल सिटीजनशिप के मुतालिक है। मैं यहाँ पे आया था 2011 के शुरू में, मार्च में स्टडी वीज़े पे आया था। तो उसके मैंने फिर 6 महीने के बाद यहाँ पे आके असाइलम किया। अच्छा असाइलम के दौरान मैंने फिर उनको बताया कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक यूज़ किए थे इसमें, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी मेरी एप्लीकेशन। तो उसके बाद फिर मैंने अपील की, तो अपील में मुझे मिल गया, और जज ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि मैंने वॉलंटरीली बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इसमें मैंने जो यूज़ किए थे वो कुछ फेक थे। ठीक है और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं यहाँ पे स्टडी के इरादे से नहीं आया था। जी। तो अब मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है जनवरी में अगले साल इंशाल्लाह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इंडेफिनेट मिल जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडेफिनेट मिलने के बाद मुझे जब से मुझे यहाँ पे मिला है रेफ्यूजी स्टेटस, तब से मेरे जो हैं वो 10 साल होंगे, या मतलब मैं उसमें नहीं आता उस लॉ में, क्योंकि मेरा स्टडी वीज़ा अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, तो मुझे वो मिल गया था, असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस मुझे मिल गया था। तो इसके बारे में बता दें कि मैं सिटीजनशिप के लिए कब अप्लाई कर सकूंगा। ओके मैं आपको इतना कहता हूँ सर, आप स्ट्रेट अवे कर सकता हूँ जी। क्या चीज़ नेक्स्ट ईयर? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ जी। मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ जो सबसे पहले क्लियर होनी है कि 10 साल वाली जो चीज़ ऐड की गई है उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपका रेजिडेंस पीरियड बढ़ा दिए। रेजिडेंस पीरियड अभी भी आपका 5 साल है। सो अगर आपको टोटल यूके में आए हुए अभी सिर्फ 5 साल ही हुए हैं तो, और वो सारा आपका लीगल गुजरा है, तो किसी 10 साल को देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पहले बात बिल्कुल क्लियर रखें। आप आए 2011 में, आपने 2011 में आके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर रहते हुए ही आपने उसी के दौरान असालम कर दिया। असालम आपका रिफ्यूज़ हुआ, रिफ्यूज़ होने के बाद अपील में गए और अपील में जाके ग्रांट हो गया और आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया उसके ऊपर। अब रेफ्यूजी स्टेटस आपको 2000 कब मिला? जाके 2012 में मिला होगा, क्योंकि आप अगले साल बता रहे हैं कि आपने अप्लाई करना है उसके लिए जनवरी में। सो 2012 जनवरी में आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया। सो उसका मतलब ये है कि उससे पहले वाला सारा टाइम आपका लीगल ही काउंट हुआ है। सो मैं तो जिस तरह से आपका टाइम काउंट करूंगा, जब से आप ओरिजिनली आए हैं यूके में, यानी जिस डेट को आपकी पहली एंट्री हुई है, उसके बाद से आप कंटिन्यूसली मेरे मुताबिक तो लीगल चलते आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लीगल चलते आए हैं और जो आपका असालम वाला टाइम पीरियड था, क्योंकि आपको फाइनली जाके दे दिया गया असालम, आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, तो वो सारा टाइम भी आपका लीगल काउंट होना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी पहले कॉलर को भी बताया। सो मेरी नज़र में ये सारा आपका लीगल टाइम कंसिडर होना चाहिए। और जब आप अपनी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेफ्यूजी स्टेटस तो आपको दे दिया गया। अब रेफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद आपको आगे इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए। इंडेफिनिट लीव मिलने के 1 साल के बाद, इंतजार करने के बाद, फिर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इसके अंदर एक इशू ये आ सकता है कि जब आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अब मैं बिल्कुल एक डिफरेंट प्लैनेट पे जाके सोच रहा हूँ। आप जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है? आपको ये कहा जा सकता है कि जी आपने खुद एडमिट किया कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, ठीक है, जज ने आपको माफ कर दिया, जज ने क्रेडिट दे दिया उस चीज को, लेकिन हमारे मुताबिक हम आपको अभी भी सजा दे सकते हैं उसके ऊपर, और हमारे मुताबिक ये आपका कन्फेशन है जो कहता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए। ये चीज हो सकती है, कोई एक केस करके निकाल ले। ये सिर्फ मैं आपके दिमाग में एक फतूर डालने वाली बात कर रहा हूं, एक शक डालने वाली बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं वकील हूं, मुझे ऐसा करना ज़रूरी होता है जी। लेकिन आपको मैं जो चाहूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके केस में बनती है, मुझे आपका जो सारा टाइम गुजरा है मेरे मुताबिक अभी तक लीगल गुजरा है। आप जब अप्लाई करते हैं अपनी इंडेफिनिट लीव के लिए, आपको इंडेफिनिट लीव भी मिल जानी चाहिए, और उसके 1 साल के बाद इंशाल्लाह, अगर लॉ में कोई चेंजेस और नहीं आती हैं, रेजिडेंस पीरियड के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, तो 1 साल इंडेफिनिट लीव के साथ गुजारने के बाद, टोटल 5 साल गुजारने के बाद यूके में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेचुरलाइजेशन। सो यू शुड बी एबल टू अप्लाई एट द बिगिनिंग जनवरी, फरवरी, इंडेफिनेट आपको कब मिलता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जनवरी 2017 में आपने अप्लाई करना है इंडेफिनेट के लिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 2-3 महीने के अंदर आपको इंडेफिनेट लीव मिल जाएगी। सो लेट्स से मार्च अप्रैल 2017 में जाके आपको इंडेफिनेट लीव मिलती है, तो नेचुरलाइजेशन के लिए आप मई जून, अप्रैल मई जून, कहीं राउंड अबाउट दैट टाइम 2018 में अप्लाई कर सकते होंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें कोई अगर और कोई लॉ में चेंज नहीं आती तो आपका ये टाइम फ्रेम बनेगा। बेस्ट ऑफ लक विद दैट सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम।
अली भाई मेरा 3 क्वेश्चन है। 2 तो मेरे अपने हैं, एक मेरे फ्रेंड की तरफ से है। पहले मैं अपने क्वेश्चन आपसे करता हूँ। मुझे ILR मिला है और मेरे साथ मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है। मेरी बच्ची यहाँ पे बॉर्न थी तो उसका लिए तो MN1 पे रजिस्टर्ड कर दिया है मैंने। ठीक। हेलो सर, आपका इतना लंबा सवाल था, मैं अभी सुनना चाह रहा था, आपकी आवाज ही कट गई बीच में से। हेलो, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है तो अगली मिला दीजिए, कॉल ड्रॉप नहीं हुई तो इन्हीं से बात करा दीजिए। हेलो, अच्छा चले फिर भाई, आप अगली कॉल मिला देना जी। हेलो जी, हेलो हेलो अपना टीवी बंद कर दें वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी प्लीज। हेलो, थैंक यू वेरी मच। जी बताइए। बुखारी साहब, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मेरे 2 छोटे से क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि मेरा लड़का शादी करने के लिए जाएगा इंडिया नेक्स्ट मंथ। बस छोटे से 2 क्वेश्चन इन कनेक्शन विद दिस। जी एक तो ये है कि वो उसको शादी करने के लिए वहां पर जब जाएगा तो यहाँ से यूके से उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे सिर्फ शादी करने के लिए, नॉट स्पाउस वीजा। ही इज ब्रिटिश। एक तो सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब उसको होने वाली वाइफ जो है, जब स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करेगी, क्या वो अपने प्रेजेंट पासपोर्ट जो है, जो कि मेडन नाम में है, यानी मिस समथिंग, क्या उसी पासपोर्ट पे वो वीजा अप्लाई कर सकती है या उसको मिसेस बनना जरूरी है? बस ये 2 छोटे क्वेश्चन है, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू वेरी मच। जी, ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ जी। पहला सवाल तो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने पूछा वो सिर्फ शादी करने जाना चाहता है तो उसको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आई डोंट रियली कंसिडर कि उसको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जी। एक्सक्यूज मी। वो जब शादी करने जाता है इंडिया में, वहाँ जाके जो वहाँ पे उनको चाहिए वो चाहिए होगा, उसके आईडी डॉक्यूमेंट ही मांगेंगे मेरा ख्याल है, उसके अलावा क्या होगा। सो लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की तो उसको ज़रूरत नहीं है। वो तो जब उसने अप्लाई करना होगा, स्पॉन्सर करना होगा अपनी बीवी को, वहाँ पर उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो अपना पासपोर्ट साथ ले जाएगा वो, तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी मोर देन इनफ, और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरा सवाल आपका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जब उसकी वाइफ ने अप्लाई करना है तो क्या वो अपने मेडन नेम के पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर सकती है या उसको मिसेस का पासपोर्ट बना के उसी की बेस पे अप्लाई करना होगा। ये याद रखें, आजकल का ज़माना वो है जब एक औरत अपना नाम चेंज करना चाहे तो कर सकती है, और अगर नहीं चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकती है। कानून आपको मजबूर नहीं कर सकता, लॉ आपको मजबूर नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर कि आप अपना नाम बदलें जाके। ये एक ज़्यादा एक कल्चरल सी या एक ट्रेडिशनल सी चीज़ है जो चलती आ रही है, इसके अंदर कानून का कोई अमल दखल नहीं है। जब उसकी शादी हो जाती है तो आपके बेटे की वाइफ अगर अपनी मर्जी से अपने पुराने नाम के ऊपर ही अप्लाई करना चाहती है और वही नाम लेके चलना चाहती है तो देयर इज़ नो कंपल्शन कि उसको अपना पासपोर्ट चेंज करना पड़ेगा या अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई इंडिया का कानून कुछ और बात कहता है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूके के लॉ के मुताबिक अगर उसने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना है एज अ स्पाउस तो वो अपने पासपोर्ट के ऊपर जहां पे उसके फादर का नाम लिखा हो हस्बैंड के नाम की बजाय, उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकती है। देयर इज नो कंपल्शन कि उसको अपना नाम बदलना है और हस्बैंड साहब को वहां पर डालना ही है और तभी बात बनेगी, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल है जी। हेलो 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 जी, हाँ जी, बुखारी जी। बताएं सर। पहले तो मैंने आपका थैंक्स करना है, आप बहुत ही अच्छा सबको एक्सप्लेन करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जी बताइए आपका सवाल क्या है। हाँ जी, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FLRSP ਪਾਈ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਐਂਡ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ 002 ਰੈਡ 003 ਵਨ ਸਟਾਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ IS 96 ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਐਵਰੀ ਮੰਥ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮਿਲੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਨਫਾਊਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਨਫਾਊਂਡਡ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 94(4). ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਐਮਪੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ जवाब जल्दी आना चाहिए। ठीक है सर जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अच्छा नाज़रीन, अब दोबारा ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो हमारी दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं फिर 3-4 मिनट के अंदर।